Good evening, dear students. Today, let us discuss about relation between flux, MMF, and reluctance, and then subsequently we will discuss about relationship in a series magnetic circuit. पहले डिस्कस करेंगे चुंबकीय फ्लक्स जिसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, मैग्नेटिक एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स जिसको एफ से प्रदर्शित करते हैं या एफएम से प्रदर्शित करते हैं, और चुंबकीय प्रत्यास मैग्नेटिक रिलक्टेंस जिसको एस से प्रदर्शित करते हैं या आरएम से भी प्रदर्शित करते हैं। इनके बीच में क्या संबंध होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं, ये प्रत्येक इलेक्ट्रिक मशीन का आवश्यक भाग होता है। विदाउट मैग्नेटिक फ्लक्स नो इलेक्ट्रिक मशीन कैन वर्क। ट्रांसफार्मर जैसे कि ये दिख रहा है, इसके लिए फ्लक्स आवश्यक है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मोटर, उसके कार्यप्रणाली के लिए फ्लक्स आवश्यक है। मैग्नेटिक फ्लक्स के बिना कोई भी मोटर कार्य नहीं कर सकती है। जनरेटर मैग्नेटिक फ्लक्स के बिना कार्य नहीं कर सकता है। और भी बहुत से मशीनें और उपकरण होते हैं जहां मैग्नेटिक फ्लक्स के बिना वो कार्य नहीं कर सकते हैं। सो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिकल मशीन्स, एंड it not only plays important role in the functioning but also it affects efficiency directly. मशीन की इफ़िशियंसी पर मैग्नेटिक फ्लक्स सीधा असर डालता है, डायरेक्ट असर डालता है। तो इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स को हम हमेशा बढ़ाने का प्रयास करते हैं। वी ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज दी मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम हमेशा बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाने का तरीका क्या है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स को उत्पन्न करने वाला जो कारक है वो है एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स, और उसके रास्ते में, फ्लक्स के रास्ते में जो अवरोध होता है जिसको हम रिलक्टेंस बोलते हैं, चुंबकीय प्रत्यास, ये कम होना चाहिए, तभी फ्लक्स अधिक होगा। तो फ्लक्स को अधिक करने के लिए या तो एमएमएफ को बढ़ाएं या रिलक्टेंस को कम करें। तो इनके बीच में संबंध होता है, वो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट अस ट्राई टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ एंड मैग्नेटिक रिलक्टेंस एस। तो क्या संबंध होता है, देखिए। मान लीजिए ये एक मैग्नेटिक सर्किट का एग्जाम्पल है। हमने बताया था पिछले वीडियो में, हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे डीसी। हालांकि ट्रांसफार्मर में डीसी अप्लाई नहीं करते हैं, ये इसकी सिंपलिसिटी के लिए, समझने की आसानी के लिए ऐसा किया जा रहा है। वोल्टेज अप्लाई करने से इसकी प्राथमिक कुंडली में आई करंट का प्रवाह होगा, और जब किसी कुंडली में करंट का प्रवाह होता है जिसमें कि फेरों की संख्या n हो, देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, यहाँ पे फेरों की संख्या n है, n इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स, तो एमएमएफ प्रोड्यूस होता है इससे। एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स जो पैदा होता है उसका मान कितना होता है ये हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। वो उसका मान होता है NI। एमएमएफ पैदा होने से मैग्नेटाइजिंग फोर्स पैदा होता है H, वो एमएमएफ पर यूनिट लेंथ होता है, या एक बल होता है जो चुंबकीय परमाणुओं को एक दिशा में करने के लिए कार्य करता है, जिससे मैग्नेटिक डोमेन्स एक दिशा में होते हैं। मैग्नेटिक डोमेन्स अलाइन इन वन डायरेक्शन, दैट फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फोर्स। उसका मान होता है NI/L। मैग्नेटाइजिंग फोर्स पैदा होता है तो पदार्थ के अंदर या मैग्नेटिक सर्किट में जो चुंबकीय परमाणु होते हैं या मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं, जो सामान्यतः जिनकी पोजीशन रैंडम होती है, उनको एक दिशा में करता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो चुंबकत्व उत्पन्न होता है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो चुंबकत्व का प्रतिनिधित्व करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है फाई।
तो मैग्नेटिज़म प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिक वोल्टेज, इलेक्ट्रिक करंट बहती है तो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो फ्लक्स कितना प्रोड्यूस होगा, कम या ज़्यादा, ये किन बातों पर डिपेंड करेगा। अगर हमको ये रिलेशन मालूम हो तो हम फ्लक्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पे हमने लिखा है अप्लाइड वोल्टेज का मान है सपोज वी दी अप्लाइड वोल्टेज। इस अप्लाइड वोल्टेज के कारण कुंडली में करंट का प्रवाह होगा, सपोज आई करंट का प्रवाह होगा। और मान लीजिए कि उससे एमएमएफ प्रोड्यूस होता है NI, फिर मैग्नेटाइजिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है NI/L, तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा कोर में, मान लीजिए फाई। सो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन दी कोर इज फाई। ये फाई अपना मार्ग ऐसे पूरा करेगा, ये इस रास्ते से अपना मार्ग पूरा करेगा, तो उसकी कुछ लंबाई होगी, वो है लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ, जिसको हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ L। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मैग्नेटिक पाथ यहाँ पे मान लीजिए A है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। कोर का क्रॉस सेक्शन एरिया वही मैग्नेटिक पाथ है, दिस इज द मैग्नेटिक पाथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मैग्नेटिक पाथ इज सपोज A। वही कोर का एरिया भी है A मीटर स्क्वायर, ये A है। ये कोर का कोई रिलेटिव परमिएबिलिटी है म्यू r, किसी पदार्थ का बना होगा। अगर एयर में ये पास करेगा फ्लक्स तो म्यू r का मान 1 होगा। अगर कोई मटेरियल में ये फ्लक्स पास करेगा तो म्यू r का मान मटेरियल पे डिपेंड करेगा, आयरन होगा तो अलग होगा, स्टील होगा तो अलग होगा। सो इट डिपेंड्स, म्यू r डिपेंड्स ऑन दी मटेरियल। तो वो मैग्नेटिक पाथ का रिलेटिव परमिएबिलिटी है, मीडियम है, वो मान लीजिए कि म्यू r है, सपोज इट इज़ म्यू r। तो फ्लक्स फाई है और मैग्नेटिक पाथ का एरिया A है, तो इस कोर में या इस मैग्नेटिक पाथ में फ्लक्स डेंसिटी जो होगी B, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन दी कोर, इस कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान कितना होगा, वो होगा B इक्वल टू फाई अपान A। फाई अपान A होगा फ्लक्स अपान एरिया, उसको कहते हैं फ्लक्स घनत्व। तो इसमें इसके पाथ में फ्लक्स घनत्व तो इतना होगा फाई अपान A, पाथ में या इस कोर में कहें, क्योंकि कोर ही पाथ है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यही पाथ है। ये हो गया फाई अपान A। तो इससे मैग्नेटाइजिंग फोर्स H कितना होगा, वो होता है B अपान म्यू, हमने पहले डिस्कस किया था। B H और म्यू में संबंध होता है, B इक्वल टू म्यू H। सो H इक्वल टू B अपान म्यू एंड म्यू इक्वल टू म्यू 0 म्यू r, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स कितना होगा H, उसका मान होगा B अपान म्यू 0 म्यू r, ये होगा मैग्नेटाइजिंग फोर्स। और B का मान मालूम है, फाई अपान A है, तो B की जगह पे फाई अपान A रख देंगे, तो H का मान हो जाएगा फाई अपान A म्यू 0 म्यू r। ये दिस इज इक्वेशन नंबर 1 सपोज, ये मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है। एमएमएफ पैदा हुआ NI, N क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या, I क्या है, कुंडली में बहने वाली करंट। इतना एमएमएफ पैदा हुआ है, दिस इज एमएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, ये कॉइल में इतना एमएमएफ प्रोड्यूस हुआ है। एमएमएफ से मैग्नेटाइजिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है, अभी हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे। मैग्नेटाइजिंग फोर्स H, ये मैग्नेटिक डोमेन्स को, चुंबकीय परमाणुओं को एक दिशा में करता है, उसी की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। मान लीजिए मैग्नेटिक पाथ की लंबाई है L, कैसे निकालते हैं, ये लंबाई नाप डालते हैं पूरा, दिस लेंथ AB प्लस दिस लेंथ BC प्लस दिस लेंथ CD प्लस दिस लेंथ DA। तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, यही है लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ। इससे भाग दे देंगे MMF में, लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ कितना है, L है, इससे MMF में भाग दे देंगे तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स आ जाएगा NI अपान L। MMF पर यूनिट लेंथ को भी मैग्नेटाइजिंग फोर्स कहते हैं। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 है, सपोज इक्वेशन नंबर 2। तो एक मैग्नेटाइजिंग फोर्स अभी हमने यहाँ कैलकुलेट किया था, वो है फाई अपान A म्यू 0 म्यू r, दिस इज़ वन मैग्नेटाइजिंग फोर्स। दूसरा मैग्नेटाइजिंग फोर्स ये भी है, वो है NI अपान L। इक्वेशन नंबर 2 भी मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, इक्वेशन नंबर 1 भी मैग्नेटाइजिंग फोर्स है। दोनों का मान समान होगा क्योंकि दोनों मैग्नेटाइजिंग फोर्स H हैं, तो दोनों समीकरण को बराबर करने पर 1 and 2 दे आर इक्वल,
सो ये फाई अपान ए म्यू ज़ीरो म्यू आर को एन आई अपान यल बराबर करने पर ये एच है, ये भी एच है, दोनों बराबर होंगे। तो फाई अपान ए म्यू ज़ीरो म्यू आर इक्वल टू एन आई अपान यल। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो फाई इक्वल टू हो जाएगा फ्लक्स, ये फाई है मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू एन आई में ये गुणा हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा एन आई इंटू ए म्यू ज़ीरो म्यू आर अपान यल। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा, इसको पूरा भाग नीचे ले आएंगे यल के यहाँ पे, यल से नीचे। सो दिस बिकम्स फाई इक्वल टू एन आई अपान यल अपान ए म्यू ज़ीरो म्यू आर। और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, इसको कहते हैं मैग्नेटिक रिलक्टेंस, यल अपान ए म्यू ज़ीरो म्यू आर को कहते हैं मैग्नेटिक रिलक्टेंस। दिस इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक रिलक्टेंस। ये तो फ्लक्स, ये है फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू एन आई क्या होता है, ये होता है एमएमएफ अपान यल अपान ए म्यू ज़ीरो म्यू आर को कहते हैं रिलक्टेंस। तो तीनों राशियों में ये संबंध होता है। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ अपान मैग्नेटिक रिलक्टेंस, ये संबंध होता है इन तीनों राशियों में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि हम हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। वी ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज द फ्लक्स। तो फ्लक्स को बढ़ाने का तरीका ये है कि या तो एमएमएफ को बढ़ाया जाए या रिलक्टेंस को घटाया जाए। एमएमएफ जो होता है वो दरअसल इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है, इट इज़ बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फ्लक्स का मान अगर बढ़ाना चाहते हैं, इफ़ वी वांट टू इंक्रीज द फ्लक्स, तो इसका तरीका ये है कि एमएमएफ अपान रिलक्टेंस होता है। दिस इज फ्लक्स इक्वल टू एमएमएफ अपान रिलक्टेंस, या कह सकते हैं एमएमएफ इक्वल टू फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस, ये भी कह सकते हैं, ये भी वैलिड है। या रिलक्टेंस इक्वल टू एमएमएफ अपान फ्लक्स कह सकते हैं। सो इसको जिस तरह से चाहें आप लिख सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि फ्लक्स को हमेशा बढ़ाने का प्रयास करते हैं। क्यों फ्लक्स को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, फाई का मान ज़्यादा क्यों रखते हैं? इसका प्रभाव सीधे मशीन की या उपकरण की या मोटर के या जनरेटर के या ट्रांसफार्मर के वर्किंग पे सीधा प्रभाव पड़ता है। ये ज़्यादा होता है तो वर्किंग अच्छी होती है, ये ज़्यादा होता है तो एफिशिएंसी अच्छी होती है। तो इसको बढ़ाने का तरीका दो है, या तो एमएमएफ को बढ़ाया जाए या रिलक्टेंस को घटाया जाए। तो एमएमएफ बढ़ाने का मतलब है कि एन आई बढ़ाया जाए, और मशीन में एन फिक्स होता है एक बार बनाने के बाद। तो आई बढ़ाएंगे कैसे? आई बढ़ाएंगे वोल्टेज बढ़ा करके या करंट बढ़ाएंगे। तो आई बढ़ने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट जो दे रहे हैं वो बढ़ जाती है। करंट ज़्यादा आएगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादा आएगी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादा दे करके फ्लक्स अगर पैदा करेंगे तो वो मशीन की इफ़िशियंसी पे कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, इफ़िशियंसी बढ़ेगी नहीं। लेकिन अगर एमएमएफ उतना ही रखा जाए और रिलक्टेंस को घटा दिया जाए किसी तरीके से, इफ़ वी रिड्यूस द रिलक्टेंस, तो फ्लक्स का मान बढ़ जाता है उतने ही एमएमएफ पे। एमएमएफ इज़ सेम बट इफ़ रिलक्टेंस इज़ लेस दैन फ्लक्स इज़ मोर। फ्लक्स को बढ़ाने का ये तरीका ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा नहीं लगानी पड़ती है। आप एमएमएफ उतना ही रख रहे हैं, रिलक्टेंस घटा दे रहे हैं, तो आप कम ऊर्जा में ज़्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्योंकि एमएमएफ बढ़ाने का मतलब आपने ऊर्जा ज़्यादा दी, ज़्यादा ऊर्जा दे करके अगर फ्लक्स बढ़ाया तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है। तो बेनिफिट तब है जब आप उतने ही ऊर्जा से ज़्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस करें, वो है रिलक्टेंस घटाना। तो रिलक्टेंस कैसे घटा सकते हैं? देखिए, रिलक्टेंस किन बातों पर डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ है, इसको छोटा करने का प्रयास करें, लेकिन इससे छोटा करेंगे तो मशीन की साइज़ छोटी हो जाएगी, एक निश्चित साइज़ से ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते। एरिया ज़्यादा करें कोर का, एरिया ज़्यादा करेंगे तो मोटा ज़्यादा कोर लगेगा, मटेरियल ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट बढ़ सकती है, इसका भी हमको ध्यान रखना है। म्यू बढ़ा दें, म्यू जो होता है ये मटेरियल का रिप्रेजेंटेटिव होता है। म्यू बढ़ाएंगे तो अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लगाना पड़ेगा, और उससे मशीन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना हाई म्यू का मटेरियल लेंगे आप, रिलेटिव परमिएबिलिटी अधिक का मटेरियल लेंगे, उतना ही उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसे ट्रांसफार्मर या ऐसे मोटर या ऐसे जनरेटर जिनकी इफ़िशियंसी हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है,
जो बहुत हैवी पावर को डील कर रहे हैं, दोस्त हु आर वर्किंग ऑन लार्ज अमाउंट ऑफ पावर, उनकी इफ़िशियंसी पे विशेष ध्यान देते हैं। उसके लिए खर्च कर सकते हैं पैसा, थोड़ा सा कॉस्टली भी हम बियर कर सकते हैं, बिकॉज इफ़ वी कैन इंक्रीज इफ़िशियंसी बाई 1% देन वी कैन सेव सो मच। बहुत सा हम पावर बचा सकते हैं, बहुत सा पैसा बचा सकते हैं। इसलिए बहुत बड़ी मशीनों में हम UR जो है ज़्यादा रखते हैं, जिससे कि कॉस्ट भले ही थोड़ा बढ़ जाए लेकिन रिलक्टेंस कम हो जाता है। रिलक्टेंस कम होने से फ्लक्स बढ़ जाता है, फ्लक्स बढ़ने से मशीन की इफ़िशियंसी बढ़ जाती है और हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। सो दिस इज़ रिलेशनशिप, काइंडली रिमेंबर, फ्लक्स इक्वल टू MMF अपॉन रिलक्टेंस, MMF इक्वल टू फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस, रिलक्टेंस इक्वल टू MMF अपॉन फ्लक्स। ये इनके विभिन्न रूप हैं, इनको आप याद कर लीजिए। फाई इक्वल टू MMF अपॉन रिलक्टेंस, इस तरह याद कर सकते हैं, या MMF इक्वल टू फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस, इस तरह याद कर सकते हैं, या रिलक्टेंस इक्वल टू MMF अपॉन फ्लक्स, इस तरह से याद कर सकते हैं। ये बहुत से तरीके हैं जिनसे आप इनको याद कर सकते हैं। अब डिस्कस करेंगे ये सब रिलेशनशिप तीनों राशियों के बीच में सीरीज मैग्नेटिक सर्किट में। सीरीज मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है? जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक सर्किट सीरीज होता है, ऐसे ऐसे विभिन्न एलिमेंट जुड़े होते हैं और उनके थ्रू एक ही करंट का प्रवाह होता है। देयर इज़ ओनली वन करंट अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स R1, R2, R3। उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट में भी एक ही फ्लक्स होता है जो कई पदार्थों से होकर गुजरता है। एक एग्ज़ाम्पल ये है, देखिए, मान लीजिए DC मशीन का एग्ज़ाम्पल है। यहाँ आप वाइंडिंग में, दिस इज़ फील्ड वाइंडिंग, यहाँ फील्ड वाइंडिंग है, इसमें वोल्टेज देते हैं, उससे वाइंडिंग में करंट का प्रवाह होता है। वाइंडिंग में फेरों की संख्या N होती है, तो MMF प्रोड्यूस होता है वाइंडिंग में, NI। वो MMF जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। यहाँ नॉर्थ पोल है तो यहाँ से फ्लक्स लाइनें निकलेंगी, ये लाइनें निकल के साउथ में जाती हैं। तो लाइनें यहाँ से जो निकल रही हैं अलग पदार्थ के, ये मार्ग है, यहाँ जा रही हैं अलग पदार्थ का है, अलग लंबाई है, अलग क्षेत्रफल है। यहाँ जा रही हैं एयर में, यहाँ बीच में एयर भी है, क्योंकि ये भाग घूमेगा और ये भाग स्थिर रहेगा तो एयर गैप रहता है जिससे दोनों में घर्षण ना हो। एयर गैप से भी होके जाएगा, ये अलग मटेरियल है। इस तरह से देखिए फ्लक्स अपना मार्ग जो पूरा करता है। तो फ्लक्स विभिन्न पदार्थों से, जैसे करंट जा रही है सीरीज सर्किट में अलग अलग प्रतिरोध के तारों से, अलग अलग प्रतिरोध से होके गुजर रही है, वैसे ही यहाँ फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहा है वो अलग अलग लंबाई के, अलग अलग पदार्थ के, अलग अलग क्षेत्रफल के पदार्थों से होकर के फ्लक्स गुजरता है। तो फ्लक्स के लिए ये जो मार्ग बनता है इसको कहते हैं सीरीज मैग्नेटिक सर्किट। सो मैग्नेटिक फ्लक्स, सेम फ्लक्स पासेस थ्रू डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट लेंथ, डिफरेंट एरिया, एंड इट इज़ लाइक अ सीरीज इलेक्ट्रिक सर्किट। इसको इसीलिए सीरीज मैग्नेटिक सर्किट कहते हैं। फ्लक्स विभिन्न लंबाई, विभिन्न क्षेत्रफल, विभिन्न पदार्थों से होकर के गुजरता है। तो हम फ्लक्स की एनालिसिस के लिए ये जान लें कि उसके रास्ते में जो विभिन्न पदार्थ हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, कुल अवरोध कितना होता है, टोटल रिलक्टेंस कितना होता है, वो फ्लक्स के मान को कैसे कम ज़्यादा करते हैं। हालांकि ये सर्किट जो है सीरीज मैग्नेटिक सर्किट के साथ साथ पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट भी है, क्योंकि यहाँ फ्लक्स जो है उसके दो रास्ते हैं, कुछ फ्लक्स इधर चला जाएगा और कुछ फ्लक्स इधर से चला जाएगा। तो सीरीज सर्किट की एनालिसिस अगर कर लेंगे तो पैरेलल सर्किट की एनालिसिस भी कर लेंगे। यहाँ से फ्लक्स लाइनें निकलेंगी, यहाँ से जाएंगी, ऐसे अपना मार्ग पूरा करेंगी। यहाँ से फ्लक्स लाइनें निकलेंगी, यहाँ से जाएंगी, अपना मार्ग पूरा करेंगी। तो ये लाइनें नॉर्थ पोल से निकलेंगी, इधर से जाएंगी, अलग मटेरियल, ये अलग मटेरियल, एयर अलग मटेरियल, ये अलग मटेरियल, ये अलग मटेरियल है। तो इसलिए सीरीज मैग्नेटिक सर्किट की एनालिसिस इसलिए आवश्यक है कि फ्लक्स को विभिन्न पदार्थों से, विभिन्न लंबाइयों से, विभिन्न क्षेत्रफल से होकर गुजरना पड़ता है। मोटर में, जनरेटर में या विभिन्न उपकरणों में ये इस तरह की सिचुएशन बनती है, इसीलिए सीरीज मैग्नेटिक सर्किट की एनालिसिस ज़रूरी है। अब देखिए, ये जो अभी हमने डिस्कस कर रहे थे फ्लक्स, MMF और रिलक्टेंस, ये सब बातें,
अगर आपने डीसी वोल्टेज दिया है, जैसे कि डीसी मोटर में फील्ड पैदा करने के लिए वोल्टेज देते हैं कांस्टेंट डीसी वोल्टेज, फिक्स मैग्नीट्यूड। देखिए इसका समय के साथ ग्राफ खींचिए कि फिक्स है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये करंट पैदा करेगा कांस्टेंट वैल्यू का। कांस्टेंट वैल्यू का करंट जो होता है वो कांस्टेंट वैल्यू का एमएमएफ पैदा करता है। कांस्टेंट वैल्यू का करंट होगा तो एमएमएफ पैदा करेगा कांस्टेंट, वो कितना होता है एन आई। एमएमएफ इक्वल टू, जिसको एफ से डिनोट करते हैं या एफ एम से डिनोट करते हैं, वो होता है एन आई। एन इज कांस्टेंट एंड आई इज आल्सो कांस्टेंट, सो एमएमएफ इज कांस्टेंट। एमएमएफ का कर्व देखिए कांस्टेंट। एमएमएफ के कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, अभी फार्मूला हम बता रहे थे, एमएमएफ इक्वल टू होता है फ्लक्स इक्वल टू होता है एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। तो एमएमएफ अगर कांस्टेंट है और मैग्नेटिक सर्किट का रिलक्टेंस भी कांस्टेंट है तो फ्लक्स जो बनेगा कांस्टेंट बनेगा। इसलिए डीसी वोल्टेज से, डीसी करंट से जो एमएमएफ बनता है फिक्स मैग्नीट्यूड कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का बनता है, और फ्लक्स बनता है वो भी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का बनता है, ये याद रखिएगा। इफ़ वी गिव डीसी देन वोल्टेज इज कांस्टेंट, करंट इज कांस्टेंट, एमएमएफ इज कांस्टेंट एंड फ्लक्स इज कांस्टेंट। ऑन द अदर हैंड हमने देखिए यहाँ अगर एसी देते हैं, जैसे कुछ मशीनों में एसी देते हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर में एसी देते हैं, इंडक्शन मोटर में एसी देते हैं, इंडक्शन मोटर में एसी देते हैं, सिंक्रोनस मोटर में एसी देते हैं। तो एसी वोल्टेज देने से देखिए क्या होता है, कैसा फ्लक्स बनता है। ये एसी वोल्टेज देखिए ऐसे वैरी कर रहा है साइनोसाइडल, ये साइनोसाइडल करंट प्रोड्यूस करता है वाइंडिंग में, देखिए वो भी चेंज हो रहा है उसी प्रकार से। ये साइनोसाइडल करंट एमएमएफ पैदा करता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो एमएमएफ पैदा होगा वो होगा एन इंटू आई, एंड आई चेंजिंग साइनोसाइडली, आई का मान चेंज हो रहा है, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो एमएमएफ जो प्रोड्यूस होगा, पहले यहाँ पैदा हो रहा था कांस्टेंट, यहाँ पैदा होगा साइनोसाइडल। जैसा वोल्टेज वैसा करंट, जैसा करंट वैसा एमएमएफ, साइनोसाइडल एमएमएफ। एसी वोल्टेज देंगे तो एमएमएफ साइनोसाइडल होगा। और फ्लक्स जो होता है वो अभी बता चुके हैं, वो होता है एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। और एमएमएफ अगर साइनोसाइडल है, एमएमएफ का मान कितना है एन इंटू आई एम साइन ओमेगा टी, और रिलक्टेंस कांस्टेंट होता है मैग्नेटिक सर्किट का, तो जो फ्लक्स पैदा होगा वो होगा साइनोसाइडल। तो साइन वोल्टेज देने से, साइनोसाइडल एसी वोल्टेज देने से कांस्टेंट फ्लक्स पैदा नहीं होता है, उसमें साइनोसाइडल करंट बहती है वाइंडिंग में, उससे साइनोसाइडल एमएमएफ पैदा होता है, साइनोसाइडल फ्लक्स भी पैदा होता है। ये फाई होगा, फाई इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, वेयर फाई एम इक्वल टू दिस मैक्सिमम वैल्यू इसका एन इंटू आई एम अपॉन रिलक्टेंस, दिस इज फाई एम। सो फाई इक्वल टू, इसकी जगह फाई एम रखेंगे, साइन ओमेगा टी। ये इस तरह का फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। कैसा ये फ्लक्स है, साइनोसाइडल फ्लक्स है। कहाँ कहाँ पैदा होता है ये, ट्रांसफार्मर में, क्योंकि एसी देते हैं वहाँ। इंडक्शन मोटर में भी ऐसा ही फ्लक्स पैदा होता है क्योंकि एसी देते हैं। सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर पे भी ऐसा ही फ्लक्स पैदा होता है। और जनरेटरों में, बहुत से जनरेटरों में भी जो एसी जनरेटर होते हैं वहाँ भी फ्लक्स साइनोसाइडल हो सकता है, फ्लक्स चेंज हो सकता है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन अगर उसको चेंज कर रहे हैं, कंडक्टर को चेंज कर रहे हैं, तो भी फ्लक्स का मान उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इफ़ वोल्टेज इज़ कांस्टेंट देन फ्लक्स इज कांस्टेंट, इफ़ वोल्टेज इज साइनोसाइडल देन फ्लक्स प्रोड्यूस दिस साइनोसाइडल फ्लक्स। ये सीरीज़ मैग्नेटिक सर्किट का एक एग्जांपल था। ये जिस सिचुएशन बनती हैं, इसीलिए इसकी एनालिसिस करना आवश्यक है। रिलेशन बिटवीन फ्लक्स, एमएमएफ एंड रिलक्टेंस इन सीरीज मैग्नेटिक सर्किट। ये एक सीरीज मैग्नेटिक सर्किट बनाया गया है जिसमें देखिए ये है कॉइल है, दिस इज कॉइल, वाइंडिंग है, लपेटी गई है यहाँ इस भाग पे, ये यहाँ ये वाइंडिंग है। इसमें वोल्टेज दिया गया है, मान लीजिए प्लस माइनस बी। इस वोल्टेज को देने से देखिए यहाँ पे ये जो वोल्टेज दिया गया है V, इसमें करंट का प्रवाह होगा I कॉइल में। कुंडली में नंबर ऑफ टर्न्स हैं n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो एमएमएफ पैदा होगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे ENI। तो उससे मैग्नेटाइजिंग फोर्स पैदा होगा ENI अपॉन L।
वो मैग्नेटाइजिंग फोर्स इस पदार्थ में जो मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं जो सामान्यतः रैंडम होते हैं, इधर उधर अनियमित डायरेक्शन में होते हैं, उनको एक दिशा में करता है। मैग्नेटाइजिंग फोर्स इन सभी को एक डायरेक्शन में करेगा। तो यहाँ पे हेलिक्स रूल आप लगाएंगे, ऐसे ऐसे करंट का प्रवाह हो रहा है, सपोज इधर को आ रही है करंट इस तरह से, तो यहाँ बनेगा नॉर्थ पोल, यहाँ बनेगा साउथ। यहाँ से लाइन निकलेंगी तो रास्ते में देखिए यहाँ से लाइन जा रही हैं, तो इसके पाथ में, मैग्नेटिक पाथ में देखिए यहाँ तक जो सेक्शन था वो अलग मटेरियल का बना हुआ है, उसकी लंबाई भी अलग है। देखिए यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक है, ये सेक्शन यहाँ से यहाँ तक है, इसकी लंबाई है L1, लंबाई है L1 है। एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ये A1। इसके पदार्थ जो है इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी है μr1। तो ये अलग पदार्थ का बना हुआ है, अलग लंबाई है, अलग एरिया है। ये फ्लक्स आगे जब बढ़ेगा तो इसके रास्ते में यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई L2 है, ये L2 लंबाई तय करेगा यहाँ से यहाँ तक। इसके मार्ग में ये लंबाई L2 है, इसका एरिया भी अलग है, इसका पदार्थ भी अलग है, उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी μr2 है। वही फ्लक्स जब आगे बढ़ेगा देखिए तो एयर गैप से जा रहा है, दिस इज एयर गैप। यहाँ कोई भी पदार्थ नहीं रखा गया है, सिंपल एयर है, देयर इज एयर। तो ये है एयर गैप है, दिस इज एयर गैप। ऐसी सिचुएशन आती है, एयर गैप से गुजरना पड़ता है फ्लक्स को। कहाँ गुजरना पड़ता है? सभी मोटरों में और सभी जनरेटरों में फ्लक्स को गुजरना पड़ता है एयर गैप से, क्योंकि उनमें एक भाग रोटेट करता है, एक भाग स्थिर रहता है। तो स्थिर भाग से जब रोटेटिंग भाग के बीच या रोटेटिंग भाग से स्थिर भाग के बीच जब फ्लक्स जाता है तो गैप से होता है, गैप से होते हुए तब जाता है। इसीलिए एयर गैप भी यहाँ एनालिसिस करना ज़रूरी है। एयर गैप से फिर पास हुआ तो आगे गया, यहाँ आ गया, इस भाग में आया, अलग लंबाई इसकी है L3, इसका एरिया अलग है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया अलग है, और इसका रिलेटिव परमिएबिलिटी μr3 भी अलग है क्योंकि ये अलग पदार्थ का बना है। यहाँ से आया, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल था, यहाँ से ये अपना बांध मार्ग पूरा करेगा ये। तो ये है मैग्नेटिक सर्किट। क्लोज्ड पाथ फॉलोड बाय मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक सर्किट। इसको सीरीज मैग्नेटिक सर्किट क्यों बोल रहे हैं? सीरीज मैग्नेटिक सर्किट इसलिए बोल रहे हैं कि फ्लक्स का जो मार्ग है उसमें एक मटेरियल नहीं है, एक तार नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में जब एक रेजिस्टेंस होता है तो उसको सीरीज नहीं बोलते हैं, लेकिन अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस ऐसे जोड़े जाएं कि धारा सभी में समान बहे। उसी प्रकार से यहाँ पे अलग अलग लंबाई, अलग अलग एरिया, अलग अलग पदार्थ के मटेरियल इस प्रकार से रखे गए हैं कि सभी में फ्लक्स जो है सेम है, सेम फ्लक्स फाई, सेम फ्लक्स फाई गुजरेगा सभी से। सो देयर इज़ वन पाथ फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज़ वाई दिस सर्किट इज़ कॉल्ड सीरीज सर्किट। इसको सीरीज सर्किट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स को विभिन्न लंबाई, विभिन्न क्षेत्रफल, विभिन्न पदार्थों से होकर के गुजरना पड़ रहा है, और सभी आपस में ऐसे रखे गए हैं कि फ्लक्स के लिए केवल और केवल एक मार्ग है। देयर इज़ वन एंड ओनली वन पाथ फॉर द फ्लक्स। सो फ्लक्स इज सेम, सभी में सेम फ्लक्स है, और इनका कनेक्शन इस तरह से किया गया है कि सभी में समान फ्लक्स है, अलग अलग हैं लेकिन फ्लक्स समान है। तो इसीलिए इसको कहते हैं सीरीज मैग्नेटिक सर्किट। इस सीरीज मैग्नेटिक सर्किट में एनालिसिस करेंगे हम, फ्लक्स देखेंगे कितना है, एमएमएफ कितना है, और रिलक्टेंस टोटल कितना होता है, इसका टोटल रिलक्टेंस कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल रिलक्टेंस, टोटल अवरोध कितना होगा फ्लक्स के मार्ग में। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये जो ऑरेंज कलर का है, मान लीजिए इसकी लंबाई है L1, ये अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, इसकी लेंथ है L1, देखिए ये L1, एरिया है A1, रिलेटिव परमिएबिलिटी μr1 है। तो रिलक्टेंस आपको मालूम है, उसका फार्मूला हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। ये फ्लक्स के मार्ग में कितना अवरोध करेगा, S1 मान लीजिए, वो होगा L1/A1 μ0 μr1, ये होगा। जैसे द रिलक्टेंस बाई दिस सेक्शन, ऑरेंज भाग ये यहाँ से यहाँ तक। दूसरा, फ्लक्स यहाँ जब गुजरेगा इस भाग में, उसकी लंबाई L2 है, एरिया A2 है, रिलेटिव परमिएबिलिटी μr2 है। तो वहाँ जो अवरोध होगा उसके मार्ग में अलग होगा।
अलग क्यों होगा? क्योंकि लंबाई अलग है, एरिया अलग है, पदार्थ भी अलग है। सो वहाँ पे जो अवरोध होगा वो इतना होगा, L2/A2 μ0 μr2। फिर यही फ्लक्स जब यहाँ गुजरेगा एयर गैप से, एयर गैप है यहाँ पे, तो वो होगा Sg। सपोज S मतलब रिलक्टेंस, G मतलब गैप, गैप में रिलक्टेंस कितना होगा? इतना। वो होगा Lg लेंथ ऑफ द गैप अपान एरिया इंटू μ0, μr का मान 1 होगा यहाँ पे, क्योंकि एयर गैप में एयर है, एयर में μr होता है 1, तो यहाँ पे 1 रख देंगे μr, तो ये गैप का हो जाएगा रिलक्टेंस। और सबसे ज़्यादा रिलक्टेंस गैप ही ऑफर करता है, क्योंकि उसके लिए μr जो होता है 1 होता है, वो मिनिमम होता है, μr = 1 एंड इट इज़ मिनिमम। तो मोटर में, जनरेटर में और ट्रांसफार्मर में एयर गैप नहीं होता है, मोटर और जनरेटर में एयर गैप होता है। तो सबसे ज़्यादा अवरोध एयर गैप में ही होता है, सबसे ज़्यादा रिलक्टेंस एयर गैप में ही होता है। तीसरा ये भाग देखिए, ये इसकी लंबाई L3, एरिया A3, रिलेटिव परमिएबिलिटी μr3, तो रिलक्टेंस कितना होगा इस पाथ का, इस भाग में S3 = L3/A3 μ0 μr3। तो फ्लक्स के मार्ग में कुल अवरोध कितना होगा? वो होगा टोटल रिलक्टेंस S, वो होगा हर भाग का रिलक्टेंस जुड़ जाएगा, क्योंकि ये अवरोध करेंगे, ये करेगा, ये करेगा, सब मिल कर करेंगे। तो S1 + S2 + S3 + Sg, ये गैप का रिलक्टेंस है। ये हो गया टोटल रिलक्टेंस। तो इनको वैल्यूज रख दीजिए। S1 का मान L1/A1 μ0 μr1, ये हो गया S1। L2/A2 μ0 μr2, ये हो गया S2। L3/A3 μ0 μr3, ये हो गया इस भाग में इतना अवरोध होगा। एयर गैप में कितना अवरोध होगा, रिलक्टेंस होगा Lg/Ag μ0, ये हो गया टोटल रिलक्टेंस हो गया, ये टोटल रिलक्टेंस, दिस इज द टोटल अवरोध। तो टोटल फ्लक्स फाई है, सेम है सभी में, अभी हमें बता चुके हैं, बिकॉज दिस सर्किट इज सीरीज सर्किट, फाई सेम, सभी में सेम है। रिलक्टेंस सेम नहीं है, तो टोटल रिलक्टेंस जो होगा वो जुड़ जाएगा, टोटल रिलक्टेंस इन दी पाथ ऑफ फ्लक्स, टोटल जो अवरोध होगा वो जुड़ जाएगा। वो कितना होगा टोटल रिलक्टेंस? ये दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो टोटल MMF कितना होगा हम बता चुके हैं अभी पिछले वीडियो में कि MMF = होता है, जिसको F से डिनोट करते हैं, वो होता है फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस। ये फ्लक्स कितना है? फाई है। रिलक्टेंस कितना हो गया टोटल रिलक्टेंस हो गया S, और S का मान अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो है L1/A1 μ0 μr1 प्लस L2/A2 μ0 μr2 प्लस L3/A3 μ0 μr3 प्लस Lg/Ag, ये होगी। तो ये NI है, टोटल MMF रिक्वायर्ड। ये MMF कितना आवश्यक होगा यहाँ पे, ये I है, फेरों की संख्या N है, यहाँ वोल्टेज देंगे V। तो कितना MMF हम यहाँ पे लगाएं कि फ्लक्स फाई प्रोड्यूस हो यहाँ पे इस कोर में या इस पाथ में, उसका कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हैं। तो ये रिलक्टेंस है, गुणा कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा फाई L1/this, फाई L2/this प्लस फाई L3/this प्लस फाई Lg/this, ये हो गया। तो ये टोटल MMF रिक्वायर्ड है, ये NI, ये इतना MMF की आवश्यकता होगी। फाई/A1 को हम कह सकते हैं क्या है, A1 कहाँ है, ये A1 है, ये A1 है, ये A1 है। तो यहाँ अगर फ्लक्स फाई है और A1 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी मिल जाएगी इस भाग में B1, इसको कह सकते हैं B1। देखिए B1 हो गया। और फाई/A2 को क्या कह सकते हैं, B2 कह सकते हैं। ये इसका एरिया A2 है, यहाँ फ्लक्स फाई है, तो फाई में A2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा B2, B2 फ्लक्स डेंसिटी इन दिस पार्ट, इस भाग में फ्लक्स घनत्व B2। तीसरे भाग में फ्लक्स घनत्व, तो यहाँ देखिए एरिया A3 है, एरिया A3 और फ्लक्स सेम फाई, तो फाई/A3 कर देंगे तो फ्लक्स डेंसिटी अलग है, यहाँ पे अलग फ्लक्स डेंसिटी है। तीसरा एयर गैप में फ्लक्स डेंसिटी कितनी होगी, फ्लक्स घनत्व कितना होगा, वो होगा फाई/Ag, एयर गैप का एरिया, ये हो गया Bg। ये इस तरह से लिख सकते हैं। ये फ्लक्स डेंसिटी अलग अलग होंगी सभी भाग में, क्योंकि फ्लक्स सेम है लेकिन एरिया सेम नहीं है, सबका एरिया अलग अलग है। ये हो गया। अब
B1 अपान म्यू ज़ीरो म्यू R1 जो होता है फ्लक्स डेंसिटी में म्यू ज़ीरो म्यू R से भाग दे देते हैं तो होता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स इस भाग में जो होगा, इस भाग में मान लीजिए H1 है, तो H1 है, इसको कह सकते हैं H1 L1 प्लस B2 अपान म्यू ज़ीरो म्यू R2 को कह सकते हैं H2, ये भाग H2 है, दिस इज H2 मैग्नेटाइजिंग फोर्स इन दिस पार्ट एंड दिस इज H2L2 प्लस मैग्नेटाइजिंग फोर्स इन दिस पार्ट H3L3 प्लस मैग्नेटाइजिंग फोर्स इन द एयर गैप, ये है BG अपान म्यू ज़ीरो, ये है HG है, B3 अपान म्यू ज़ीरो म्यू R3, ये है H3 है, ये H3, BG अपान म्यू ज़ीरो HG, ये तो H और L का गुणनफल क्या होता है, ये होता है MMF, ये MMF है, MMF। तो H1 L1 का मतलब है MMF इन दिस पार्ट, इसको F1 कह सकते हैं। सो टोटल MMF NI या टोटल MMF NI को F भी कह सकते हैं, इक्वल टू F1 मतलब MMF रिक्वायर्ड इन दिस पार्ट, इस भाग में MMF की जितना आवश्यकता होगी उसको हम कहेंगे F1 प्लस F2 मतलब MMF रिक्वायर्ड इन दिस पार्ट प्लस F3 मतलब MMF रिक्वायर्ड इन दिस पार्ट प्लस FG मतलब MMF रिक्वायर्ड इन द एयर गैप, दिस इज F3, दिस इज F2। ये टोटल MMF जो होगा पहले में MMF रिक्वायर्ड प्लस दूसरे में MMF रिक्वायर्ड प्लस तीसरे में MMF रिक्वायर्ड प्लस एयर गैप में MMF रिक्वायर्ड, ये हो गया टोटल MMF रिक्वायर्ड की कैलकुलेशन। इस प्रकार से कर सकते हैं। कितना एनर्जी देना पड़ेगा ये कैलकुलेशन इस आधार पे हम कर लेते हैं, MMF के आधार पे। तो देखिए MMF की कितना आवश्यकता होगी उसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं। फ्लक्स मालूम है हमको कितना फ्लक्स पैदा करना है, तो हम रिलक्टेंस सबका पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, हर भाग का कितना कितना है। रिलक्टेंस मालूम हो गया, उसमें फ्लक्स से गुणा कर देते हैं। फ्लक्स से गुणा करने के बाद हर भाग की फ्लक्स डेंसिटी जो है निकाल लेते हैं अलग अलग। ये फ्लक्स डेंसिटी अलग अलग आ गई, तो हर भाग का मैग्नेटाइजिंग फोर्स अलग अलग निकाल लेंगे। फिर हर भाग का मैग्नेटाइजिंग फोर्स से लंबाई में गुणा करके MMF निकाल लेंगे। तो MMF जो टोटल रिक्वायर्ड होगा वो हर भाग में जितना MMF रिक्वायर्ड होगा उनका सम, दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट। ये जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में टोटल वोल्टेज होता है V = V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, ड्रॉप होता है, ये ड्रॉप है, वैसे ही ये भी ड्रॉप है, खर्च है। ये ड्रॉप V2, ये खर्च है इस भाग में, सेकंड भाग। ये V3 वोल्टेज ड्रॉप अगर हुआ कहीं रेजिस्टेंस में, ये F3 है, यहाँ खर्च हो गया, यहाँ पे इतना MMF खर्च होगा। FG एयर गैप में इतना खर्च होगा। तो टोटल MMF जो होगा वो इस तरह होगा। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में टोटल वोल्टेज या टोटल EMF जो होता है वो सभी EMF ड्रॉप के बराबर होता है, वैसे ही यहाँ पे टोटल जो MMF है वो सभी MMF के अलग अलग सेक्शन में MMF के सम के बराबर होता है। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, सीरीज इलेक्ट्रिक सर्किट और सीरीज मैग्नेटिक सर्किट में। देखिए कंपैरिजन अभी हम कर रहे थे थोड़ी देर पहले। यहाँ पे देखिए करंट सीरीज इलेक्ट्रिक सर्किट में, देखिए करंट, सीरीज मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स, ये सेम रहते हैं सभी में, सेम है। यहाँ भी देखिए ये फ्लक्स इज सेम, यहाँ करंट सेम है। देखिए समानता, देखिए यहाँ फ्लक्स सेम, यहाँ करंट सेम, दोनों समान हैं। यहाँ पे टोटल जो रेजिस्टेंस होता है R, वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस यहाँ 4 हैं रजिस्टर, 1 2 3 4, ये टोटल रेजिस्टेंस होता है। सीरीज मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, टोटल रिलक्टेंस S = S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस SG, ये सम। S1 ये है इसका रिलक्टेंस, S2 ये है इसका रिलक्टेंस, S3 ये है इसका रिलक्टेंस, SG ये है इसका रिलक्टेंस, इनके सम के बराबर। समानता देखिए, देयर इज सिमिलरिटी। तीसरा देखिए,
यहाँ पे जो टोटल वोल्टेज होता है V इक्वल टू होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। ये वोल्टेज दिया V, ये ड्रॉप हो गया यहाँ पे V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3, यहाँ पे V4। वैसे ही सीरीज मैग्नेटिक सर्किट में टोटल एमएमएफ जो होता है F, अभी कैलकुलेट किया, वो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fg। सिमिलरिटी देखिए, यहाँ एमएमएफ इसके ईएमएफ या वोल्टेज के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ जो वोल्टेज कुल दिया वो ड्रॉप हुआ, यहाँ V1 ये ड्रॉप है। यहाँ जो कुल एमएमएफ दिया वो ड्रॉप हुआ, खर्च हुआ कहाँ, इस भाग में, पहले भाग में F1। यहाँ ड्रॉप हुआ V2 देखिए वोल्टेज, वैसे ही यहाँ पे एमएमएफ खर्च हुआ इस भाग में F2। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हुआ V3 इस भाग में, यहाँ पे देखिए एमएमएफ खर्च हुआ F3 इस भाग में, इतना एमएमएफ खर्च हो गया इस भाग में F3। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हुआ V4 यहाँ इस भाग में, यहाँ पे एमएमएफ Fg खर्च हुआ इस भाग में। ये जैसे सीरीज सर्किट में यहाँ V1 V2 V3 V4 करके बाद यहाँ मान लीजिए V4 में जो रजिस्टेंस है R4 सबसे ज़्यादा है। मान लीजिए R4 इज़ वेरी हाई, अगर R4 बहुत ज़्यादा है तो ये जो V4 होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा। वोल्टेज ड्रॉप सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, जिसका रजिस्टेंस सर्वाधिक होगा। ये R4 इज़ वेरी हाई, देन वोल्टेज ड्रॉप इज़ वेरी हाई, V4 इज़ वेरी हाई, V4 इज़ वेरी हाई। इसी प्रकार से सीरीज मैग्नेटिक सर्किट में जिसका रिलक्टेंस सबसे अधिक होगा, किसका सबसे अधिक होगा, एयर गैप का। एयर गैप में सबसे ज़्यादा रिलक्टेंस होता है, ध्यान रखिएगा। द रिलक्टेंस ऑफर्ड बाय एयर गैप इज़ वेरी वेरी हाई, Sg इज़ वेरी हाई, Sg इज़ वेरी हाई, वेरी हाई। तो Sg जो सबसे ज़्यादा है तो एमएमएफ जो वहाँ खर्च होगा सर्वाधिक खर्च होगा। इसीलिए जनरेटर में और मोटर में सबसे ज़्यादा एमएमएफ की ज़रूरत एयर गैप में पड़ती है। एयर गैप में वहाँ फ्लक्स जब गुजरता है तो सबसे ज़्यादा एमएमएफ की आवश्यकता पड़ती है, बिकॉज रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप इज़ वेरी वेरी हाई। भले ही ये लंबा कम हो, लंबाई बहुत कम होती है इसकी, बाकी की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है, फिर भी उनका रिलक्टेंस कम होता है क्योंकि वहाँ बहुत हाई परमिएबिलिटी के मटेरियल होते हैं। μr2 इज़ वेरी हाई, μr1 इज़ वेरी हाई, μr3 इज़ वेरी हाई। बट यहाँ जो μr है, एयर गैप है, उसका मान 1 होता है, इट इज़ 1, इट इज़ मिनिमम। तो इसलिए इसका रिलक्टेंस सर्वाधिक होता है। रिलक्टेंस सर्वाधिक होने से यहाँ सबसे ज़्यादा एमएमएफ की आवश्यकता पड़ती है। तो कुल जो एमएमएफ हम सप्लाई यहाँ से करते हैं वोल्टेज दे करके, उसका सर्वाधिक भाग जो यूज होता है, खर्च होता है या वेस्ट होता है या यूटिलाइज होता है, वो एयर गैप में होता है। इसीलिए ट्रांसफार्मर में एयर गैप नहीं होता है, इसीलिए वहाँ फ्लक्स ज़्यादा पैदा होता है। उसकी इफिशियंसी भी मोटर और जनरेटर से ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि वहाँ एयर गैप नहीं होता है। तो एमएमएफ कम ज़रूरत एमएमएफ की पड़ती है उतना ही फ्लक्स पैदा करने के लिए। मोटर और जनरेटर में उतना ही फ्लक्स पैदा करने के लिए ज़्यादा एमएमएफ की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वहाँ ये होता है, ये गैप, एयर गैप होता है रोटर और स्टेटर के बीच में, जनरेटर और मोटर में। तो उस गैप में सबसे ज़्यादा रिलक्टेंस होता है, सबसे ज़्यादा एमएमएफ की ज़रूरत पड़ती है। ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए उसमें कम होता है रिलक्टेंस और कम एमएमएफ की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उसमें फ्लक्स ज़्यादा पैदा होता है उतना ऊर्जा देने पर, इसलिए उसकी इफिशियंसी मोटर और जनरेटर से ज़्यादा होती है। सो दिस इज़ कॉल्ड सीरीज इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सीरीज मैग्नेटिक सर्किट। तुलना देखिए दोनों में, यहाँ पे देखिए, देयर इज़ सिमिलरिटी, देयर इज़ एनालॉगी, दे आर एनालॉगस टू ईच अदर, दे आर सिमिलर टू ईच अदर। यहाँ पे जैसे V इक्वल टू IR होता है, वैसे ही यहाँ पे MMF इक्वल टू फ्लक्स इनटू रिलक्टेंस होता है। ये V MMF के तुल्य होता है, I फ्लक्स के तुल्य होता है, रेजिस्टेंस रिलक्टेंस के तुल्य होता है। सिमिलर रिलेशन है, देयर इज सिमिलर रिलेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।